नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ग्रीवा वेदना। ग्रीवा वेदना के प्राथमिक स्तर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रीवा प्रदेशीय कशेरुकाओं के बीच स्थित स्पंजीकृत झिल्ली के ह्रासित होने से कशेरुकाएं झूलने की स्थिति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। जब यही परिस्थिति दीर्घावधि में कशेरुकाओं के बीच निकली तंत्रिका तंत्रीय नसों को भींचकर दबाव डालती है तथा रक्त वाहिनियों पर भी दबाव डालकर व रक्त संचार में अवरुद्धता उत्पन्न करके सूजन की स्थिति जनित करती है, ऐसी परिस्थिति को ग्रीवा प्रदेशीय स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। यह ग्रीवा प्रदेशीय रीढ़ की हड्डी की विकृति का रोग है, जिसमें मुख्यतः दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्थित डिस्क या गद्दी होती है, वह सिकुड़कर नष्ट हो जाती है और उस स्थान पर हड्डी की मोटी तथा विकलांग हुई नोक दिखाई देती है, जिसे अंग्रेजी में ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इस स्थान की हड्डी नलिका जैसे फोरामिना, जिससे होकर रक्त का प्रवाह होता है, वह भी सिकुड़कर छोटा हो जाती है। इन हड्डियों के छोटे होने के कारण इनमें प्रवाहित रक्त नलिकाएं भी दब जाती है। इस कारण मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह घट जाता है, जिससे कभी बेहोशी, चक्कर इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार हड्डी में जो नोक निकल आती है उससे स्नायुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे कंधों, बाहों, कलाई, हाथ व इसकी उंगलियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। अब हम ग्रीवा वेदना के लक्षण को जानेंगे। शरीर के बाएं या दाएं भाग की गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ या इन सभी अंगों में एक साथ पीड़ा की अनुभूति होना। गर्दन की मांसपेशियों का कड़ा होना, जिससे गर्दन की एक तरफ की घुमावीय गति में बाधा उत्पन्न होना। शरीर के एक तरफ के कंधे या जोड़ों में गतिशीलता में अवरुद्धता जनित होना तथा कमीज या स्वेटर पहनने में कठिनाई होना। शरीर के दाएं या बाएं भाग की बाजू, हाथ, उंगलियों में सुन्नपन या चींटियां चलने की सरसराहट महसूस होना। शरीर के एक तरफ के हाथ की उंगलियों की पकड़ में कमी होना। आगे झुकते समय या गर्दन घुमाते समय चक्कर आने की अनुभूति। अध्ययन, लेखन, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला, रंगाई, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि कार्यों को करने में कठिनाई होना। गर्दन या कंधे या बाजू या सभी अंगों में सूजन का आभास होना। हाथ पैरों की कमजोरी होना। सिर के पिछले भाग में सिर दर्द होना। अब हम ग्रीवा वेदना के कारणों को जान लेंगे। अनुचित रूप से खड़े होने या बैठने या चलने की स्थिति से, जिसमें विशेष तौर पर गर्दन व कंधे आगे की ओर झुकाने पड़ते हैं, जैसे शरीर की अत्यधिक ऊंचाई के कारण आगे झुकने वाले व्यवसायों से, जैसे सिलाई, दर्जी कार्य, कढ़ाई, नक्शा बनाने का कार्य, स्टेनो टाइपिंग कार्य, कंप्यूटर का कार्य, सूक्ष्मदर्शी यंत्र संबंधी कार्य इत्यादि। अत्यधिक व दीर्घावधि रूपी वाहन चालन इत्यादि से, सड़क या खेलकूद की दुर्घटना से, बाजू, कंधे, हाथ, गर्दन या इन समस्त अंगों के संचालन से उत्पन्न चाबुक नुमा गति, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो या लकड़ी की थपकी से कपड़े धोने की क्रिया इत्यादि में अनुचित ढंग व असंतुलित रूप से भार उठाने की क्रिया से या अत्यधिक देर तक भार उठाए रखने से, जैसे यात्रा के समय सूटकेस उठाना, पानी की भरी बाल्टी उठाना या चलना, संदूक उठाना इत्यादि। अत्यधिक मात्रा में गद्देदार मुलायम बिस्तर व ऊंचे सिरहाने के प्रयोग से, सहवास के समय गर्दन के अनुचित खिंचाव व दीर्घकालिक अनुचित गतिविधि से, व्यायाम की कमी से, असंतुलित आहार जिसमें कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन बी, विटामिन डी की कमी हो, अशांति
चिंता, निराशा, भय की दीर्घकालिक अवधि से, दीर्घकालीन खांसी, दमा, मियादी बुखार, मलेरिया, पोलियो इत्यादि से उत्पन्न कमजोरी से। अब हम इसकी सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। शारीरिक विकृति से उत्पन्न ग्रीवा वेदना नामक रोग को यौगिक संसाधनों द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन कर उपचारित किया जा सकता है, लेकिन इसके कारणों संबंधी अनुचित आचरणों को नियंत्रित करने हेतु आचरण नियमावली का पालन आवश्यक होता है, जिससे इस रोग की तीव्रता की वृद्धि में रोकथाम हो सके। सैद्धांतिक योग चिकित्सा के कुछ चरण हैं। उसका पहला चरण है आचरण संबंधी नियमावली। ग्रीवा वेदना रूपी शारीरिक विकृति के रोग में वृद्धि मानसिक स्तर के नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव से देखी गई है। अतः आवश्यक हो जाता है कि दीर्घावधि से के शारीरिक व मानसिक तनाव को रोगी उत्पन्न न होने दे। इसके उपाय हेतु रोगी को चाहिए कि वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि यम व शौच, संतोष, तप आदि नियम का पालन समुचित ढंग से करे तथा सकारात्मक सोच संबंधी भावनाएं जैसे मैत्री, करुणा, पुण्य, उल्लास, उमंग, साहस, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, ईश्वरीय आसक्ति व श्रद्धा भाव इत्यादि को विकसित करें। नियमित रूप से उचित व्यायाम कर मांसपेशियों व संधि स्थलों में लचीलापन बनाए रखें। संतुलित आहार लेकर कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन बी, सी, डी, फास्फोरस इत्यादि की कमी को न होने दें। गरिष्ठ व कब्जीय पदार्थ न लेकर रेशेदार फल, सब्जियां तथा चोकर युक्त मिश्रित अनाज प्रयोग कर वात दोष की वृद्धि न होने दें। अत्यधिक ऊंचाई का सिरहाना व अत्यधिक मुलायम व गद्देदार बिस्तर का प्रयोग न करें। जिन रोगियों की शारीरिक ऊंचाई अधिक होती है वे नियमित रूप से पीछे झुकने के व्यायाम करें। जिन रोगियों की ऐसी व्यायाम जिनमें कंधे व गर्दन आगे झुकानी होती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी, नक्शा बनाना, टाइपिंग, कंप्यूटर कार्य, सूक्ष्मदर्शी कार्य इत्यादि, उन्हें नियमित तौर पर पीछे झुकने वाले व्यायाम करना चाहिए। जिन रोगियों को दीर्घावधि का वाहन चालन का कार्य करना पड़ता है वह हर 2-3 घंटे के अंतराल पर 15 से 30 मिनट का वाहन चालन कार्य न कर विश्राम करे। खेलकूद व दुर्घटनावश या अत्यधिक कपड़े धोते समय गर्दन, कंधे व बाजू में खिंचाव की अनुभूति होने से मांसपेशियों में असंतुलन उत्पन्न होता है। यात्रा करते समय या घर में बाल्टी से पानी ढोते समय या घर की सफाई करते हुए ट्रक आदि भारी वस्तुओं को उचित प्रकार से उठाएं, जिससे गर्दन, कंधे व बाजुओं की मांसपेशियों में असंतुलन पैदा न हो। सहवास के समय अनुचित रूप से गर्दन व कंधे पर खिंचाव न होने दें। कंप्यूटर व कार्य करने वाले रोगियों को 2-3 घंटे के अंतराल में विश्राम करना चाहिए तथा कंप्यूटर का प्रयोग करते समय उचित फर्नीचर व स्क्रीन का उपयोग करें, जिससे गर्दन व बाजुओं में खिंचाव उत्पन्न न हो। अब दूसरा चरण है वह है षटकर्मीय चिकित्सा का। ग्रीवा वेदना के उपचार में इस संसाधन का अधिक प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि रोगी कब्ज इत्यादि से पीड़ित हो और वात वृद्धि से रोगी की तीव्रता बढ़ रही हो तो आवश्यकता अनुसार जल बस्ती या प्राकृतिक चिकित्सा आधारित एनिमा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वात विकृति दूर करने हेतु प्राणायाम प्रयोग में लाना हो तो जल बस्ती व सूत्र नीति का अभ्यास सिखाकर प्राणायाम की तैयारी हेतु इसका अभ्यास निर्देशित करना चाहिए। अब तीसरा चरण है वह है आसनीय चिकित्सा का। ग्रीवा वेदना के उपचार हेतु आसनों के अभ्यास के संबंध में 3 प्रकार के निर्देश दिए जाने संभव है। उसमें पहला है
मांसपेशीय असंतुलन ठीक करने वाले आसन, पृष्ठबद्ध चक्रासन, पृष्ठबद्ध पार्श्व चक्रासन, पृष्ठबद्ध प्रणामासन। दूसरा है कि गर्दन की चाप वृद्धि करने वाले आसन, जिसमें पृष्ठबद्ध चक्रासन, पृष्ठबद्ध पार्श्व चक्रासन, पृष्ठबद्ध प्रणामासन और अर्धभुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन आदि हम कर सकते हैं। अब तीसरा है ग्रीवा वेदना उपचार में ग्रीवा चाप वृद्धि के जो आसन है वह है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अर्ध उत्स्ट्रासन, अर्ध धनुरासन, कटी भुजंगासन, पृष्ठबंध गोमुखासन आदि। निषेधात्मक आसन है कुछ, आगे झुककर करने वाले आसन जैसे हलासन, पवित्र मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन और ऋणात्मक बाजू की ओर से किए जाने वाले आसन जैसे पृष्ठबंध चक्रासन, पृष्ठबंध पार्श्व चक्रासन, कटी चक्रासन और कटी भुजंगासन आदि का प्रयोग नहीं करना। अगला चरण है प्राणायामीय चरण। ग्रीवा वेदना की चिकित्सा में प्राणायाम का अधिक योगदान नहीं होता, लेकिन रोग की तीव्रता में वात दोष की विकृति निवारण हेतु सूर्य भेदन प्राणायाम का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस प्राणायाम के अभ्यास के समय कुंभक का अभ्यास ना हो, क्योंकि कुंभक के अभ्यास के समय जालंधर बंद लगाने से गर्दन का झुकाव आगे की ओर होगा, जिससे व्याधि में वृद्धि होगी। पांचवा चरण है मुद्रा बंदीय चरण। ग्रीवा वेदना के यौगिक उपचार में मुद्राओं के अभ्यास का विशेष योगदान नहीं होता, लेकिन रूपांतरित रूप से विकसित की गई ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। इस हेतु हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे जमीन, कुर्सी या सोफे पर सिर व गर्दन व धड़ को सीध में रखकर बैठे, फिर हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रखे, श्वास भरते हुए गर्दन को खिंचाव देकर धीमी व संगीतमय गति से सिर को पीछे झुकाए। इस गति को करते समय मानसिक तौर पर ओम ध्वनि का उच्चारण करें। 5 सेकंड रुकने के पश्चात धीमी व संगीतमय गति से गर्दन को सीधा कर आरंभिक अवस्था में आए। पहले 3 दिन हेतु ठोड़ी व चेहरे को धीमी व संगीतमय गति देकर शरीर के धनात्मक बाजू व कंधे की तरफ मुड़ना है। अब इसमें भी ओम या सोहम ध्वनि करते हुए जाना है और ओम या हम ध्वनि करके वापस आना है। तीसरे और चौथे दिन पश्चात जब बाजुओं में मांसपेशीय संतुलन स्थिर हो जाए तो गर्दन को ऊपर बाएं या दाएं तरफ खिंचाव देकर ब्रह्म जी की 3 चेहरों के समान ब्रह्म मुद्रा अभ्यासित करना चाहिए। चेहरे को पीछे ले जाए, बाएं व दाएं ले जाए, एक अभ्यास कर्म और यह एक अभ्यास कर्म हो जाएगा। अब ऐसे स्थिर होकर 15 से 30 अभ्यास कर्म नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। छठवां चरण है शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान। मानसिक तनाव से उत्पन्न गर्दन की मांसपेशियों के कड़ेपन को शिथिल करने हेतु तथा अत्यधिक रूप से वाहन चालन, आगे झुकने के कार्य आदि से थकावट को दूर करने हेतु शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान प्रक्रिया लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अतः रोगी को 15 से 30 मिनट का अजपाजप या योग निद्रा या प्राण धारणा का अभ्यास करना चाहिए तथा 15 से 30 मिनट का प्रेक्षा ध्यान, भावातीत, इष्ट देव ध्यान, ओमकार ध्यान की प्रक्रिया अभ्यासित करना चाहिए। 7वां और अंतिम चरण है आहार्य नियमावली। ग्रीवा वेदना के उपचार हेतु निम्नलिखित खानपान जैसे कि नियमित रूप से सुपाच्य, वातनाशक, कब्ज हारी, कैल्शियम, लोह तत्व व विटामिन बी, सी, डी इत्यादि युक्त फल व सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
आमाशयीय अम्लता, कब्ज, अपच, अजीर्ण उत्पन्न करने वाले अनुचित आचरण नहीं करने हैं, जैसे भोजन उपरांत पानी, मधुर आहार ग्रहण करना, शारीरिक व मानसिक श्रम करना, सहवास में प्रवृत्त होना, भोजन चबाकर ना करना, मसालेदार भोजन करना, अत्यधिक फास्ट फूड लेना इत्यादि। अपथ्य आहार जैसे कि मांस, मछली, अंडा आधारित मांसाहारीय भोजन, अधिक मसालेदार, मैदे युक्त, कब्जीय पदार्थ, नशीले पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना है। और पथ्य आहार में रेशेदार फल, सब्जियां, अमरूद, पपीता, गाजर, गोभी, मेथी, पालक, घिया, दूध, दही,